बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ताबड़तोड़ हमले किए आज पीडीएम का जो इजलास हो रहा था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इजलास कहा जा रहा है कि अब अभी तक जारी है और ये आइंदा चंद रोज़ भी जारी रहेगा, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने करारदाद पेश की इमरान खान साहब पर, तो ताबड़तोड़ हमले किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 63A के हवाले से एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और इस्तदा ये होगी कि फुल कोर्ट इसे सुने। अब जब रिव्यू पिटिशन अभी तक पेंडिंग है तो इस रेफरेंस को कैसे भेजा जाएगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बातें पहले ट्विटर पर लिखी थी, आज बाकायदा तौर पर उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और ये भी बताया कि क्यों उनके मुताबिक जो फुल कोर्ट है वो नहीं बना, और जो बातें जैसे मैंने अर्ज़ किया उन्होंने पहले लिखी थी आज उनको बयान कर दिया। बड़ी एग्रेसिव किस्म की ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज ही के दिन में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब जिस तरह वो शीन नून में से शीन निकलना था, यहाँ काफ में से शीन निकल गया, यानी जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी ही पार्टी के अंदर से बहसीत सदर फारग हो गए और कहा यह गया, वजह यह बयान की गई कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही है। और जनाब तारिक चीमा साहब काफ के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया इस बिना पर कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे ये फरमा रहे थे कि मुस्लिम लीग हाउस के अंदर वर्कर्स को बुलाकर, मुलाजमीन को बुलाकर एक इजलास किया जा रहा है, ये कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास नहीं है। बहरहाल एक बदकिस्मत डेवलपमेंट है इस वक्त चौधरी ख़ानदान के लिए, क्योंकि वज़ादारी, सियासी वज़ादारी ये इस ख़ानदान के अंदर मौजूद रही है और यही इस ख़ानदान की पहचान रही है। इक़्तिदार में हों या ना हो, इस पूरी फैमिली के हवाले से चाहे चौधरी शुजात हुसैन साहब हों या जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, ये बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता रहा है, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर इस नहज पे आना भी बहुत अफसोसनाक है। साथ ही साथ आज हुकूमत ने यह भी डिमांड की है कि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त महफूज है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो कि अभी तक महफूज है और अब तक बाहर नहीं आया, ये भी कहा जा रहा है, एक डिमांड भी की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट इन शॉर्ट ठीक ठाक किस्म की सियासी पोलराइजेशन मौजूद है। एक और अहम मामला वो नहायत सेंसिटिव है, लिहाजा उसके हवाले से बात करते हुए हमें बहुत एहतियात भी बरतनी चाहिए। वो बड़ा सेक्रेट है, उसकी अपनी सेक्रोसेंस है, वो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, क्योंकि एक तरफ जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, खबर ये आती है कि जनाब चीफ जस्टिस के नामजद करदा जो जजेस थे जिनको वो अपॉइंट करना चाह रहे थे, एलिवेट करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, मुस्तरद हो गए कसरत राय से, जबकि जो एलामिया आता है वो ये आता है कि जी मौखर कर दिया गया है, 7 लोग उसके अंदर शामिल हुए थे। जबकि फिर जनाब जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के हवाले से जो खबरें मीडिया पर आती हैं वो ऐसी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एलामिया है वो आज की जाने वाली जो जुडिशल कमीशन था उसके हकायक से बरक्स है, और वहाँ ये फरमाया क्या कि बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ, मौखर नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर ये जो नॉमिनेशंस थी इनको रिजेक्ट किया गया कसरत राय से। बहरहाल ये एक ऐसी डिबेट है जो कि नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन वी कम बैक टू दिस, हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पर इस पर बात करेंगे। अभी ज़रा बात हो जाए पाकिस्तान की सियासत की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन है, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हुकूमत में होते हुए हुकूमत में नहीं होते, ये इनका एक और तारुफ है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के ऊपर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, जो होता रहा है वो भी जानते हैं और जो आजकल हो रहा है उसके हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त हैं और प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आप उनका तज्ज़िया सुनते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अतर काज़मी साहब आपका। मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब सबसे पहले आपसे सुनता हूँ, आपसे ही बात मैं सुनना इसलिए चाह रहा था कि आप हुकूमत में रहते हुए हुकूमत में नहीं होते, ये सब, लिहाजा मैंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी, मैंने ज़रा खोल के बात कर दी है। अब मुझे ये बताएं, आज भी कहा गया कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो मियाद अपनी पूरी करेगी। अब मैं गुज़िश्ता रोज़ तलत हुसैन साहब मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, उनका एक तज्ज़िया था, अब वो तज्ज़िया आप उससे एग्री करें या ना करें। उन्होंने जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा जी ये क्या करेंगे, हुकूमत को क्या करें? वो कहेंगे, उन्होंने कहा कि अल्लाह करे मेरे अल्फाज गलत हों, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये ठुड्डे खा कर जाएंगे। ये बड़ा सख्त जुमला था, लेकिन शायद रियलिटी को के करीब था।
आज आपको लगता है यहाँ डॉलर 240 रुपए का से ज़्यादा का चला गया ओपन मार्केट में, मार धाड़ हो रही है, आपके गले सारा कुछ पड़ गया है, लोग अब इमरान खान साहब की अगर बुरी गवर्नेंस थी उसे भूल गए हैं, आज भी हुकूमत से चिमटे रहने की बात की जा रही है इस इत्तेहादी मुरक्कब के। तो मियाँ साहब की यही सोच है, वो तो शायद अब भी कहते हैं, पहले दिन भी कह रहे थे कि हुकूमत से अलहदा हो जाए, आज भी कह रहे होंगे शायद हुकूमत से अलहदा हो जाए। फिर ये हुकूमत के साथ रहना कौन चाहता है और क्यों इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहती है पूरी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी, आपकी नज़र में? पहले तो देखना ये चाहिए कि हम हुकूमत में आए और जिस मकसद के लिए आए क्या वो मकसद पूरे हो रहे हैं? कतई नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं कि डॉलर आज कहाँ पहुंच गया, जो आप कल को महंगाई की बात करें, जो आप बात करें कि पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान के मामूलात जो हैं वो क्या दुरुस्त सिमत को जा रहे हैं? कतई नहीं। हमने और ये भी सारी दुनिया जानती है कि अगर ये साल और हुकूमत कर जाते, ये सारा जो गंद मलबा उनका हमारे कंधों पे डालने की कोशिश की जा रही है, ख्वाहिश की जा रही है और काफी हद तक पड़ भी गया है। 17 जुलाई का नतीजा ये बता रहा है। तो किसी सूरत ना ये मलबा हम उठाते, बल्कि कंफर्टेबल जोन में थे कि लोग कहते थे कि पीटीआई का टिकट आइंदा इंतखाबात में कोई लेने वाला नहीं। तो ये फिर हमने सियासी खुदकशी की क्यों भाई? क्यों की? वजह ये थी, वजह ये थी कि जब हमें ये बताया जा रहा था और जो हम देख भी रहे थे कि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो किस कदर इन्होंने बिगाड़ दिए हैं। अब दूसरा सवाल आपका उठेगा कि आपने कौन से 3 माह में दुरुस्त कर लिए भाई, या कम से कम कंट्रोल कर लिया? ना हम कंट्रोल कर सके, ना दुरुस्त सिमत को लेके जा सके। उसकी वजह क्या सर? मियां साहब, नाअहली वजह है। और मैं आपसे कहूंगा, आप तो मुझे पता है आप खुद नहीं चाहते थे हुकूमत में आए, तो आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको ये एहतजाज में अलहदा हो जाना चाहिए, कम से कम कैबिनेट के अंदर तो नहीं रहना चाहिए कि भाई ये कुछ हो रहा है। आप हल्के की सियासत करते हैं, हमेशा से जीतते हैं, आपके हल्के के अंदर आपको लोग, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ आपको बड़ा लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में हैं और ये हुकूमत इस तरह कंटिन्यू कर रही है, महंगाई सब कुछ है, लोग आपसे कहते नहीं है कि मियाँ साहब ये हुकूमत क्या है और क्यों रह रहे हैं आप इस हुकूमत में? देखें मनीब, गुजारिश ये है कि यकीनन लोग सवाल भी करते हैं और लोगों ने रिएक्ट भी किया 17 जुलाई को, उसका रिएक्शन हमने देखा। मगर मैं फिर ये कहने की जिसारत कर रहा हूं कि हमने ये कबूल क्यों किया और ये मलबा हम पे आज तक डाला जो जा रहा है बाय डिजाइन। उसकी वजह यह है कि अदारों ने कभी भी मुस्लिम लीग की हुकूमत को कबूल नहीं किया दिल से। अच्छा, रुकावटें हमेशा से खड़ी की रही हैं। और आप जिन फैसलों का जिक्र कर रहे हैं, मैं सादा सी एक बात करता हूं कि एक फैसला आया है 2 दिन पहले मोहतरम अदलिया से, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से, और उसमें सफ़ा नंबर 7 और 8 पर यह दर्ज है उनके इंटरिम फैसले में कि जो पहले फैसला किया गया था, अगर जो हमने तशरीह की थी कानून की, आइन की, उसमें कोई सुकम या गलती हो गई तो इस फैसले में हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं और किया जा सकता है। मैंने मान लिया, और वैसे भी 100% भी मेरे खिलाफ आए तो मैंने फिर भी मानना है, एहतराम है अदालतों का। ठीक, मगर मुझे ये बताएं कि उस गलती का फायदा भी इमरान खान को और दुरुस्तगी का फायदा भी इमरान खान को, क्या ये इत्तेफाकात हैं? एक। नंबर 2 बात यह है कि क्या ये भी इत्तेफाक है कि 450 लोगों का पनामा में नाम आया था और पूरे अफसाने में नवाज शरीफ का जिक्र नहीं था। ठीक है, मगर नवाज शरीफ को सजा हो गई और उसको 5 साल हो गए उस वाक़े को, बल्कि 9 साल हो गए हैं। आज तक 450 लोगों में से भी किसी एक के खिलाफ बट मेरा साहब गुजारिश है सर, ये बात आपकी ठीक है, बट ये बयानिया तो हम बड़े आप भी पहले बयान करते रहे हैं, आप पूरी PMLN भी बयान कर रही है। मैं जरा बिल्कुल चाहूंगा इस पे आप जरूर रोशनी डालें, क्योंकि आप तो आगे चल रहा है ना, आगे क्या करना है जरा इस पे बात हो जाएगी। लेकिन मैं जरा जाहिद हुसैन साहब के पास जाना चाहूंगा। जाहिद हुसैन साहब, सर ये फरमाइएगा,
आपको आपने जारी बात है आपने इतने लंबे करियर के अंदर बहुत कुछ देखा है सर, ये कोई आपको लॉजिकली समझ आ रहा है ये हुकूमत इतना ज़्यादा, जब रोज़ तकरीबन महंगाई के बम फूट रहे हैं, 240 से ऊपर आपका डॉलर चला गया ओपन मार्केट के अंदर, जब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं, ख़ुद कह रहे हैं जी कि इदारों ने हमारी इस मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत को शुरू से एक्सेप्ट ही नहीं किया, देन वाई आर दे इन द गवर्नमेंट, जब पंजाब में नहीं रहा और एक हॉस्टिलिटी सी बन गई है। देखिए, ये मियाँ साहब को ये सवाल तो अपनी गवर्नमेंट अपनी पार्टी से करना चाहिए था कि जब इख्तियार लिया था तो क्यों लिया था। मसला ये है कि कोई बच्चे तो नहीं थे कि पहले तो आप लोगों ने ये कहा था कि जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह हो गई है और तब्दीली लानी लाजमी हो गई थी क्योंकि इस हुकूमत से, इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल करना था। ये सारी बातें थी। तो उसके बाद जो है आपने फैसला भी किया, उसके बाद ये भी फैसला किया आप ही की पार्टी ने, आप ही की जो कोalition जो पार्टनर्स हैं कि जो है वो ना सिर्फ हुकूमत में आएंगे बल्कि पूरा टर्म भी ख़त्म करेंगे। अब मसला ये है कि बीच में और ये जब सारे हो रहे हैं तो उसके बाद जो है रोना मेरे ख्याल बनता नहीं है किसी तरह से कि क्यों हुआ। और ये अब बहुत आसान होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि इदारों का कोई किरदार नहीं रहा है, बहुत किरदार रहा है, लेकिन हम माजी में हर चीज को लेके जाते अपने देख लें कि ये जो फैसले किए थे आपने, उसी वक्त अगर आप ये फैसला कर लेते कि जैसे ही आपके हुकूमत जाती इमरान खान साहब की, आप इलेक्शन अनाउंस कर देते, अगर ये बात होती। और अब जो है रोना इसका कोई फायदा इसलिए नहीं है कि आप और ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। देखिए, आपको एक तो फैसला करना है कि हुकूमत चलानी है तो पूरी तरह हुकूमत चलाए। ये जो एक लिहाज से न तीतर न बटेर वाली बात है, उसकी वजह से आपके जो इस्तेहकाम आना चाहिए था, जो कोशिश आप करनी चाहिए थी कि आप माशियात को जो है बेहतर करते, वो तो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आपके बयान वो सुनते हैं, फिर पीडीएम के बयान सुनते हैं, फिर PMLN के अंदर जो है मुख्तलिफ जो बयान आते हैं, आप मुझे बताइए कि इस मुल्क के अवाम पे क्या तासुर जाता है। तासुर यही जाता है कि आप लोग जो है ये यानी ना ही आपके पास कोई प्लान है और ना ही जो है आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन पे जाएं, ना ही इस बात के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं कि आइंदा 1.5 साल तक आप हुकूमत करेंगे। अगर आपको 1.5 साल हुकूमत करनी थी तो उसके लिए फैसले करने पड़ते हैं और करने चाहिए थे। अब अचानक जो है 3 महीने बाद अगर ये बातें आती हैं PMLN की अपने, मतलब मुझे बात समझ में नहीं आती है कि आपकी पार्टी की सियासत है क्या और आप चाहते क्या है। मतलब ये कि इस किस्म की जो मैंने तो नहीं देखा अभी तक सियासत, बहुत से बहरानात आते रहे, बहुत सारे मसले पाकिस्तान की सियासत में रहे, कभी जो इस्तेहकाम नहीं रहा। तो अब जो है ये चीजें क्या है कि आप अपनी हुकूमत को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मसला ये आता है कि यानी अब जिम्मेदारी जो है आप किसी भी सोच सकते हैं। एक और जो मसला पाकिस्तान की सियासत में जो कि बहुत ही खराब है, और मैं वही समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक पैरालिसिस जो मौजूद है आपकी पार्लियामेंट की, आपकी जो हुकूमत में, तो सारी की सारी आप लोगों ने डाल दी है अदलिया पे। अदलिया में बहुत खामियां हैं, बहुत सारे फैसले जो तारीखी तौर पे किए हैं बहुत खराब भी किए हैं। लेकिन मसला ये आता है कि जरा सियासतदान ये जरा सोचे कि सारी जिम्मेदारी आप अदलिया पे डालते हैं या किसी एक इदारे पे डालते हैं तो उसके नुकसान जो है पूरे एक सिस्टम पे पड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि ना आप ये हुकूमत चलाना चाहते हैं, ना ही इलेक्शन पे जो है आपकी तरफ जा रहे हैं। तय कर लें कि आपको करना क्या है, मेरे ख्याल उसमें जो है हालात ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। किसी हद तक तय तो शायद उन्होंने कर ही लिया है कि हमने आगे लेके चलना है। बट असर कभी जाहिद साहब ने बात ठीक फरमाई कि ये पता तो सबको था जब हुकूमत में आ रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त ये सोच ज़रूर थी, खबरें ज़रूर आती थी कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट हैं हुकूमत में आने के लिए और वो चाहते थे कि फौरी तौर पर इंतखाब करवाया जाए। बहरहाल अब जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर बड़ा गेन किया है। इस वक्त PDM की हुकूमत है जो वफाक के अंदर है, ना सिर्फ वो सिकुड़ गई है वफाक तक, क्योंकि सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी तो किसी की हुकूमत किसी सूबे के अंदर है नहीं। आपको लगता है ये जो एक नया ऑनस्लॉट है, मैं इसे ऑनस्लॉट ही कहूँगा, एक फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब जारी बात है बहुत से लोगों को बशमूल मेरे, मैं बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, मेरी भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उस फैसले के ऊपर, लेकिन जिस तरह से जो एग्रेशन अपनाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सेलेबल है इस गवर्नमेंट के लिए?
नहीं, आई थिंक इन्होंने ट्रेन मिस कर दी है। अब ये कहना कि हम कोई सख्त बयानियां लेंगे और अवाम वो बयानिया अवाम में मकबूल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको बयानिए को अवाम के साथ रिलेट करना पड़ता है। इमरान खान का गलत है या सही है, उसने एक बयानिया बनाया कि मैं गया हूं तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे सवाल आ गया, मैं गया हूं तो अवाम के हकूक पे मसला बन गया, पाकिस्तान की मईशत पे मसला बन गया। दूसरी तरफ जो बयानिया है वो जाती बयानिया है, वो अपना पर्सनल नोहा आपको सुनाते हैं कि हम पे ये जुल्म हो गया, हमारे साथ ये हो गया। जब तक ये अपने बयानिए को अवाम के साथ रिलेट नहीं करेंगे, और यही चीज अदलिया के हवाले से भी हमें नजर आ रही है कि आप अदलिया के ऊपर भी आपने तब ऑनस्लॉट शुरू की जब आपके खिलाफ एक मुकदमे में फैसला हुआ। यहां पे अगेन ये तासुर जाता है कि आप अशराफिया के हकूक के तहफुजात की जंग लड़ रहे हैं, उनके हकूक का तहफुज आप करना चाहते हैं। अगर आपने अवाम के हकूक का करना था तो 50,000 या इतने हजार ये आपको पता है अतर साहब, आपको याद होगा ये सिलसिला तो शायद 2017 में ही शुरू हो गया था। मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो मुझे क्यों निकाला, और वो उस वक्त सारा वो तो ये खैर बयानिया तो उस वक्त शुरू हो गया था, ये अपने अरूज पर भी गया। बट इशू यहां पर ये है कि मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि हमें तो इस तरह के फैसलों से, जो कि 3 मेंबर बेंच का जैसे आया, वो कहते हैं सियासी तौर पर हमारा तो जो सोया हुआ वोटर है वो रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि हमें तो फैसलों की आदत पड़ गई। आज पूरी मुस्लिम लीग नून ये कह रही है। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए अभी जो हुआ 17 जुलाई को हुआ, सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा ना, उसमें इनको शिकस्त हुई, इमरान खान से इनको शिकस्त हुई। और दूसरी बात यह है कि जो ये तासुर दिया जाता है कि इदारे हमें नहीं चलने दे रहे, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। इमरान खान के ऊपर इनको ये एतराज था कि वो और इदारे एक पेज पे हैं, ये लोग तो सिंबॉलिकली एक छतरी के नीचे आ गए हैं। आज तो मरियम बीबी ने वो छतरी भी उठाई हुई थी, तो अब तो ये उस छतरी तले इकट्ठे फिर रहे हैं। तो फिर भी अगर ये समझते हैं कि इनके लिए कोई मुश्किलात है, तो मेरे ख्याल में वो अपने इनके फैसले हैं, और इन्होंने सेंटर में बिल्कुल हुकूमत नहीं छोड़नी, क्योंकि इनके जो मकासद थे वो इन्होंने हल कर लिए हैं। जो कानून जिनमें ये तब्दीली करना चाहते थे, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से हो, ईवीएम के हवाले से हो, नैब लॉज हो, वो सब कुछ इन्होंने कर लिया। तो अब ये तासुर देना कि हम सियासी शहीद हैं और यहाँ पे आके सिर्फ हमें जख्म लगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। वैसे अतर साहब वो जो छतरी का जिक्र आपने किया, ये छतरी वही है और उसकी नौयत और इसका जो फंक्शन है वही है जो इमरान खान साहब के लिए था, क्योंकि शायद वो ज्यादा मौसर छतरी थी और ये इतनी मौसर छतरी ना हो। देखिए होता ये है कि जब आप एक पेज पे हो तो अगर पेज फट जाए तो आधा पेज उधर चला जाता है, आधा पेज इधर चला जाता है, वो फिर भी काम आ जाता है। लेकिन अगर एक छतरी तले हो तो उस छतरी में अगर सुराख होगा तो दोनों गीले होंगे, तो स्टेक्स ज्यादा बराबर हो जाती हैं छतरी के नीचे, तो मुझे छतरी ज्यादा मजबूत नजर आती है। बाकी एक चीज मैं कहूंगा कि इस सारे जो अमल में जो मियां साहब जैसे नजरियाती लोग हैं, इसका मैं गवाही दूंगा कि इन्होंने हुकूमत में आने से पहले भी मेरे साथ खुद भी जिक्र किया था कि यार हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो लेकिन मसला यह है कि इस तरह के कारकुन की कितनी से है पार्टी के अंदर, ये भी बड़ा मसला है ना। ये तो ओएसडी वजीर हैं, हमारी तारीख में हमने ये भी देख लिया कि एक ओएसडी वजीर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अतर साहब आप कमाल कर रहे हैं। इधर मैं अब कहूंगा तो हमारे बहुत से मुस्लिम मेरे साथ ज्यादती हो रही है। बात ये है अतर साहब, ये तो आपने बड़ी ज्यादती की। देखें अब बहुत से मुस्लिम लीग नून के दोस्त नाराज हो जाएंगे। इधर मियां नवाज शरीफ साहब की कोई नहीं सुन रहा, तो आप कह रहे हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब की कोई सुन लेगा। इधर तो पार्टी कायद की कोई नहीं सुन रहा, वो कह रहे हैं कि खुदा के बंदो ये क्या गले डाल लिया अपने, और सब सारा कुछ जो सियासी बैगेज था जो इमरान खान साहब की हुकूमत का, वो अपने गले में डाल लिया ढोल, और अब तक बजाई जा रहे हैं। और अब ये कहते हैं कि हमने मजीद बजाए जाना है। बट मैं मियां साहब आपके पास आने से पहले एक छोटी सी रहनुमाई में जायद साहब से लेना चाहूँगा। सर ये फरमाइएगा कि ये मैंने इसे सियासी ढोल ही कहा है, ये गले में डाली और वो कहते हैं हमने क्लैरिटी है, उन्होंने एक सोच लिया कि हमने इसे बजाई जाना, यानी हुकूमत करनी है आगे। आपको लगता है कि एक तरफ ये कहना कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई और वो एग्रेशन दिखाना, बयानिया, हुकूमत में रहते हुए आप अपने साथ ज्यादती का बयानिया बेच सकते हैं क्या? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आप आगे बढ़ना चाहिए, जैसे पहले बात आ रही थी कि आपने हुकूमत ली है, आपको किसी ने पिस्टल रख के जो है ये मजबूर नहीं किया था कि आप हुकूमत संभाल लें। अगर किया भी था तो फिर आपकी ही कमजोरी थी। अगर किसी ने कहा था कि आप हुकूमत ले लें और फिर जो है, तो मसला ये आता है कि ये पहले तय कर ले। और ये जो सब है, आपने 1 महीना शुरू के ज़ाया किए, आपने फैसले करने में, जो कि उस वक्त एक कलीदी थी कि एक लोगों पे एक इत्मीनान होता है या ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं कि जो आज ये हुकूमत वाकई सीरियस है, संजीदा है हुकूमत करने के लिए।
तो आपने 1-1.5 महीने में तो लोगों को ये तासुर दिया कि वो इस बात पे मतलब उनको पता भी नहीं है कि करना क्या है। अब उसके बाद जो है 2 महीने बाद पहले तो फिर उन्होंने कहा नहीं कि अब हम हुकूमत करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। लेकिन मसला ये कि आप फिर दोबारा आप उसी बयानिया पे आ रहे हैं कि इलेक्शन हमने गलती की। मसला ये कि जब आप अवाम में ये नैरेटिव लेके जाते हैं और तक एक लिहाज से जो डिवाइडेड एक आप बात कर रहे होते हैं, एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब के बयान देख लें और एक तरफ आपके या मरियम बीबी के आप बयान देख लें, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक वही चीज होती है जबकि एक वाज़ेह हिकमत अमली के साथ नहीं आते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप जरा देख लें कि इस वक्त इक़्तिसादी सूरत-हाल उसको छोड़ दें कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था। हमें सब पता है कि एक लिहाज से जो कुछ सूरत-हाल बनती गई है ये एक ऐसी नहज पे आ गई। मैं तो नहीं कहता हूँ कि इस हुकूमत की वजह से हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी जो एक लिहाज से अनसर्टेनिटी है या इनडिसाइसिवनेस है या जो है आपके मुतज़ाद किस्म के बयानात आते हैं उसमें एक लिहाज से जो उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप किसी हद तक भी बेहतर कर लेंगे। आपने इक़दाम जो भी उठाए उसके साथ ये बयानिया जब आता है तो जो आप मुझे बताइए, इन्वेस्टर हो चाहे जो है लोग यहाँ के अवाम में हो, क्या उनको तासुर किया जाता है? तो मेरा ख्याल ये है कि इस चीज को जब तक नहीं खत्म करेंगे, जब तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते और क्या हालात में खराब होने की जिम्मेदारी आप पे आएगी। तो वही बात आती है कि जो आप ठीक है, आप अगर मैं मानता हूँ कि 3 महीने में सब कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आप जब इस किस्म का तासुर देते हैं तो इमरान खान साहब के बयानियों को आप एक लिहाज से तक़वियत पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं जी, वापस आते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साहब और अतर बुखारी साहब मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आज कही गई वो ये कि एक वाहिद चीज़ जो सेफ है वो है फॉरेन फंडिंग केस में PTI के हवाले से जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया हुआ है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद वो जानबूझकर महफूज किया गया है और उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। एक ब्रेक का मियां जावेद लतीफ़ साहब, एक जो तासुर दिया जा रहा है आज, चाहे वज़ीर-ए-आज़म दें, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा दें, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब दें, वो ये है कि शायद इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के तहत या किसी और वजह पे, कोई ऐसी वजह जो बताई नहीं जा सकती, उसकी वजह से इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं दे रहा। उससे शायद बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं पूरी हुक्मरान इत्तेहाद ने। वो फैसला आपको लगता है कि किसी दबाव के तहत नहीं दिया जा रहा? क्योंकि एक बात तो आपको भी पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, बड़े तगड़े आदमी हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो किसी की जो दबाव है वो तो शायद खातर में नहीं लाएंगे, लेकिन क्या पता वाकई अभी उसके ऊपर काम हो रहा हो, उसे लिखा जा रहा हो और मुमकिन है कि जो उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं, आपकी पूरी जमात ने और बाकी साहब ने, वो ऐसा फैसला ना आए। मनीब, ये आपका कहना मुनासिब नहीं है कि हमने कोई उम्मीद लगाई हुई है या बाकी जमातों ने उम्मीद लगाई हुई है। वह बात सीधी सी है, एक केस है, उसका फैसला आना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ कि आपने कोई उम्मीद लगाई हुई है? सर उम्मीद तो लगा, आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं ना फलाने इजरायली ने पैसे दिए, फलाने ने दिए तो इनको सजा दो। आज पूरी कैंपेन चलाई। नहीं, वो साबित हुई ना यार चीजें। हम पे तो इल्जाम लगे कि हमने जितना बजट नहीं है पाकिस्तान का उससे ज्यादा पैसा जो है इंडियन अकाउंट में भेज दिया। आज तक साबित भी नहीं हुआ, ना किसी ने माफी मांगी है। बिल्कुल ठीक। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक और चीज कहता हूँ, देखें, मेरे बड़े भाई हैं जाहिद साहब, उन्होंने एक बात की कि आप हुकूमत में अगर आ भी गए थे आईनी तरीके से, अदम एतमाद के जरिए से, तो आप फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चले जाते। बात ठीक कह रहे हैं, हमें बात नहीं माननी चाहिए थी उनकी, जो आज इस हुकूमत के लिए रोड़े अटका रहे हैं इसलिए कि मालियाती अदारों से आपका कोई एग्रीमेंट ना हो सके। सर किन की बात है मियां साहब, सर खुल के दसो सर, किन दी गल यार। मनीब एक सेकंड जी, माफी चाहता हूँ, एक सेकंड जी। मगर मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी गलती है कि हमने जिस जज्बे से, जिस मकसद के लिए अपनी सियासत को रियासत के लिए कुर्बान किया, हमें तंग नजरी से, हमें शक की निगाह से जिस तरह रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हमें फौरी तौर पर उनकी बात नहीं सुनना चाहिए थी, हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। मगर दूसरी एक अर्ज करूंगा कि जो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, इमरान खान भाई आओ,
2 सूबों में आपकी हुकूमत है, असेंबलियां तोड़ो, बिस्मिल्लाह करो, और इलेक्शन में चलते हैं। तीसरी बात, ये समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि बड़ा अच्छा खासा मुल्क चल रहा था बकौल मेरे छोटे भाई काजमी साहब के, तो मैं ये कहता हूं कि 4 महीने पहले क्या इस तरह का पाकिस्तान चल रहा था? करप्शन उसमें बढ़ी, कर्जे उसमें बढ़े, महंगाई उसमें बढ़ी, और यहां तक के पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस 4 सालों में जो उसने बना के दी, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह आप देखें रियासत में ये नहीं होता कि मुल्क की जरूरत के तहत आप गलतियां जो अदारों में बैठे लोग करते हैं, आप मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, वो अपनी जगह, मगर हमारी गलती एक और है। रियासत के अदारों में बैठे लोगों ने जिन्होंने गलतियां की, जिनका खमियाजा मुल्क भुगत रहा है, उनका मलबा, उनका बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए था उनको रेस्क्यू करने के लिए। ये बात दुरुस्त है और इसी का फायदा इमरान खान उठा रहा है, मगर कौम हमें इस बात पे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और ना उसका दिया हुआ मैंडेट है हमारे पास कि हम उनकी गलतियों का मलबा हम उठा लें। अब एक बात मैं और करना चाहता हूं कि ये फरमाते हैं मेरे भाई हैं कि हमने 4 माह में डिलीवर क्या किया। तो भाई जहां 17वें स्केल के बंदे की पोस्टिंग ट्रांसफर की इजाजत ना हो आपको, आप किसी करप्ट बंदे को पकड़ ना सकें, और यहां तक के इमरान खान के खिलाफ बेशुमार सबूत होने के बावजूद आप उस पर FIR नहीं करवा सकते, पकड़ना दूर की बात। आपको क्या दूं, अच्छा, बेगुनाह होने के बावजूद, नवाज शरीफ होने के बावजूद, मरियम नवाज शरीफ के बेगुनाह होने के बावजूद 4 मियां साहब की ऑडियो का थोड़ा मसला आ रहा है, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। मियां साहब को थोड़ा ऑडियो का मसला आ रहा है। अरे सर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। मियां साहब आपका ऑडियो का थोड़ा सा मसला है, हम इसको रेक्टिफाई करवाते हैं। सर मैं आगे कुछ नहीं कर सके। ठीक है। मैं जरा अतर साहब, एक बात है, मैं जाहिद साहब के पास जाने से पहले जरा मैं इसका जवाब जरूर चाहूंगा कि देखिए, ये बात तो शायद फेयर है कि अगर ये सियासी जमातें तमाम इकट्ठी होकर ये कहें कि जी ठीक है, हम बाकी असम्बलियाँ भी तहलील होती हैं और वफाक भी अपनी कौमी असम्बली तहलील करे, तो फिर तो इलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना हो और वफाक के एरिया में इलेक्शन में जा रहे हैं, तो वो भी एक डिस्पैरिटी है जो कि रहेगी और शायद वो काबिल अमल भी नहीं होगा और कोई एक डिसएडवांटेज पर चला जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो फेयरनेस की बात है या फेयरनेस का बयानिया, आप देखिए यहाँ पंजाब में हुकूमत चेंज हुई, अभी जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए नहीं थे, तो ज़ाहिर बात है चौधरी साहब का तो कोई उनको तो ख्वाहिश नहीं होगी ना कि भाई आके फ़लाने DG को उठा दो या फ़लाने DG एंटी करप्शन को उठा दो। उनको तो शायद उससे कोई, क्योंकि चौधरी साहब के खिलाफ तो कोई केस नहीं है जिसके ऊपर DG एंटी करप्शन बैठा हुआ था। हाँ, वो फरा साहिबा जो हैं उनके हवाले से ज़रूर DG एंटी करप्शन एक तहकीक कर रहे थे, तहकीकात हो रही थी, मुकदमा था। अभी चौधरी साहब दफ्तर नहीं आए तो उससे पहले उनको सूबा बदर कर दिया गया उस अफसर को। तो कौन सी फेयरनेस की बात हम करें और किस मेयार की बात हम करें अतर साहब? देखिए, जहां तक उस DG एंटी करप्शन का ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो वफाक में गए। मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब ने वो हुक्म दिया है, इसलिए कि हमजा साहब ने जो काबीना बनाई थी उसमें फरा घोगी साहिबा के ससुर भी थे, तो हो सकता है कि वो ससुर ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। नहीं, वो ससुर तो उन्होंने आग किया हुआ है, अपने बेटे को भी फारिग किया हुआ है और बहू को भी किया हुआ है। वो गुजर साहब आपके कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो वैसे ही वो पुराना, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बेटे से और दूसरी उसकी बीवी से। मुनीब भाई देखिए, मैं मियां साहब का छोटा भाई है, मुझसे इतना प्यार करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, तो वो तो गुजर साहब के अपने बेटे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ख्याल रखेंगे ना, तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद। तो वो तो मुझे लगता है कि उनके ससुर पोस्टिंग करवा के गए होंगे, तो ये भी हमें सामने देखना चाहिए। अब मुझे नहीं पता किसने करवाई है। दूसरी बात ये है कि मियां साहब ने ये कहा कि इमरान खान के दौर में बड़ी बुराइयां थी। मैं बिल्कुल मानता हूं बड़ी बुराइयां थी, करप्शन भी थी, पर प्रॉब्लम ये है कि मियां साहब के पास इस वक्त यूगोस्लाविया नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत है और पाकिस्तान की तारीख की ताकतवर तरीन हुकूमत है। रीजन बीइंग कि तमाम बड़ी सियासी जमातें इसके अंदर शामिल हैं। तो पकड़े इमरान खान को, लटकाएं उसको, जो उसके ऊपर मुकदमात है आप बनाएं। आपको किसका डर है? अगर आप सब मिल के भी इदारों से डरते हैं, आप सब मिल के भी ये कहते हैं, अदर साहब वो कहते हैं हमें इदारों की हिमायत हासिल
काउंसिल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं वो। नहीं इनको देखिए, बात सुनिए, एक जुमला कहने की इजाजत दे दें। जी सर, काजमी साहब मदद से एक जुमला प्लीज। मैं ऑन ओथ बात ये कहने लगा हूँ, ऑन ओथ ये बात कहने लगा हूँ। 4 माह की हुकूमत में डीसी शोहपुरा जो आज है यही पहले थे, और इन्होंने मेरे प्लाजे को, मेरी फैमिली के प्लाजे को गिराने के लिए हमारा इंतकाल खारिज किया 600 कनाल का, और उसमें कई और लोग भी हैं। अब आज भी इंतकाल मेरा वो मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि हमने गलत किया था, और इमरान खान ने कहा था शहजाद अकबर को, और वो बैठ गया और उसने इंतकाल खारिज कर दिया। आज तक वो बहाल नहीं करवा सके। आजमी साहब ये है सूरत हाल, और हम वो कह रहे हो आज तक बहाल नहीं हुआ। आगे आप ठीक, अच्छा नहीं देखिए ना मियां साहब, ये गिला तो आपका बनता है शहबाज साहब से। जब उनकी हुकूमत आई थी अपनी जायदादें को उन्होंने वापस ले ली थी। इसहाक डार साहब का घर भी हुकूमत नहीं है, यही तो कह रहे हो, हुकूमत नहीं है। और सर तो फिर निकलो इधर जो सर ये देखे ना, ये प्रोटोकॉल भी मजे भी ठीक है। चले सर टुवर्ड्स द एंड जाहिद साहब, सर ये इस्तीफे भी अभी खबर आ रही है कि 11 के करीब पीटीआई के इस्तीफे नेशनल असेंबली में मंजूर हो गए। पर सर क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, पार्टिंग नोट आपकी जानिब से क्या है? पीएमएलएन को खासतौर पे, पीएमएलएन लेड हुकूमत है वफाक में, क्या करना चाहिए, वो आप क्या कहेंगे? देखिए बात सुनिए कि पहले तो ये जब तय कर लिया, और आज मैं पीडीएम का बयानिया भी सुन रहा था, उन्होंने तो कहा कि हम 1.5 साल तक डट के हुकूमत करेंगे और हालात ठीक करेंगे। तो उस पर फैसले पे फिर कायम रहना चाहिए। ठीक, या तो आप पहले तय कर लें या अभी तय कर लें। तो मियां साहब, आपको ये सारी चीजें जो है अपने वज़ीर आज़म साहब को शिकायत करनी चाहिए कि आप इतने लावारिस होने के बाद हुकूमत क्यों ले रहे हैं। आपको मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके लिए अगर ये अच्छा है कि लोगों ये वोट लेके आप वाज़ेह मैंडेट के साथ आए, तो फिर मेरे ख्याल वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लेकिन बीच के रास्ते जो ले रहे हैं ना, वो उससे ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं होती है किसी गवर्नमेंट के लिए। और आप मुझे बताइए कि आपकी आवाज एक है और पीडीएम की जो मैं सुन रहा था वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ आवाज है। तो आप ये तय कर लें कि आप जो बातें कर रहे हैं सिर्फ आपकी अपनी सोच है, या जो है फिर पीडीएम से आपके ख्यालात बिल्कुल मुतासिम है, तो फिर तय कर लें। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ वक्त खत्म हो गया। मैं जनाब जाहिद हुसैन साहब का, मियां जावेद लतीफ साहब का और अतर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब एहसन भून साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी था। कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी ख़बरें ज़रूर आई हैं। कैलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, लेकिन फिर जनाब जस्टिस काजी फायज़ीसा साहब के हवाले से कुछ ख़बरें आज भी आईं। हकीकत क्या है उनको ख़बर होगी, ज़ाहिर बात है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, इस हवाले से भी बात होगी। और आज जब पीडीएम की हुकूमत ने कहा कि हम एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजना चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट 63 की जो उसकी तशरीह करे, उसकी इंटरप्रटेशन करे, क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन है या नहीं, आप एक ब्रेक के बाद देख पाएंगे। और साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम दिन इसलिए कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी था। एलामिया आ गया कि उसके अंदर आज कोई कंसेंसस नहीं हो पाया, जिसमें 3 सिंध हाई कोर्ट के जजेस थे जिनको एलिवेशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहब से जिनकी एलिवेशन की शायद सिफारिश की गई थी, और कोई बेनतीजा हुआ, ये इजलास ख़त्म हो गया। लेकिन अहम बात यह भी है कि अभी कुछ देर पहले जब पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मौजूद थी, मियां मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने करारदाद का जिक्र किया जिसमें अब उन्होंने एक नए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र किया है कि वो भेजा जाएगा फुल कोर्ट के लिए, कि फुल कोर्ट 63 की दोबारा से तशरीह करे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब एहसन भून साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया भून साहब। सवाल ये है कि जारी बात है मौजूद सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जुडिशल कमीशन का मामला है, एक मामला और भी है कि अब हुकूमत और जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी वो ये डिमांड कर रही हैं कि एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाए, फुल कोर्ट के ज़रिए इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट 63 की दोबारा से तशरीह करे। एक तो ज़रा वो कितना मुमकिन है उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ,
इसकी अहमियत शायद गैर मामूली इसलिए भी हो गई है कि जो ऑनरेबल सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनका एक लेटर या वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है जो कि उन्होंने लिखा जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को और तमाम मेंबर्स को। आज के इजलास में कहा जा रहा है एलामिया के मुताबिक कि कंसेंसस नहीं हो पाया, तो मामला है क्या, कंसेंसस नहीं हो पाया जी आज भी? हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जो हमने कुछ सोशल मीडिया पे भी देखा है और कुछ जो शायद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का एक उसके हवाले से आया है, वो हमारे राय के मुताबिक तो ये है कि एक सीधे सीधे जो लफ्ज वहाँ इस्तेमाल हुआ वो डिसअप्रूव का हुआ और वहाँ पे किसी हवाले से कोई लफ्ज डेफरमेंट का या मीटिंग की जो डेफरमेंट है उसका बिल्कुल कोई जिक्र नहीं हुआ। और ये बातें अब सामने भी आ रही हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जी मीटिंग को डेफर किया गया, वेयर एज जो हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने सुना है उसके मुताबिक तो किसी से ये नॉड ली नहीं गई कि आफ्टर डिस्कशन जब मेंबर्स ने लफ्ज डिसअप्रूव का किया तो देयर आफ्टर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस लेफ्ट द मीटिंग विदाउट इवन आस्किंग एनीबॉडी एल्स एंड उसके हवाले से फिर बाकी मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी तरह चले गए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब उनके साथ चले गए, बाकी मेंबर अपनी तरफ चले गए। बल्कि मेरी जस्टिस सरमद उस्मानी साहब से वैसे बाद में गपशप हुई तो उन्होंने भी मतलब कहा कि जी अपना जो मीटिंग को इस तरह एंड नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी ख्याल है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात, ये जब काजी फायज ईसा साहब का कोई लेटर आ रहा है या बाकी किसी मेंबर का आ रहा है तो उसको तारड़ साहब जो हैं वो अगर एंडोर्स करते हैं और अख्तर साहब जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया यूके, वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्होंने बड़ी पेन के साथ वहां से ज्वाइन किया। तो उनकी मेरी इतला के मुताबिक अख्तर साहब का जो नाम लिखा है प्रेस रिलीज में उनकी कोई नॉड नहीं ली गई, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अच्छा, ये दिलचस्प बात है और वरिंग भी है, थोड़ी परेशान कौन भी है क्योंकि मामला बहुत आम है। एक बात जनाब भून साहब, परसेप्शन की किस्मती से ये पहला मौका नहीं है हमारे यहाँ के अदालती फैसले उसके उनके ऊपर कमेंट किया जाए या उनको गलत गर्दाना जाए। चलें वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, लेकिन जो ज़्यादा परेशानी वाली बात है या वो ये है कि एक मोअज़्ज़ज़ 3 रुकनी बेंच के ऊपर जिसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद शामिल थे उसके ऊपर बात हो रही है और अब पूरा हुकूमती बयानिया ये आपसे कुछ देर पहले भी बयान किया गया कि जी ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों नहीं बड़ा बेंच बना, लार्जर बेंच बन जाता, फुल कोर्ट बनता। और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तो बड़े डैमेजिंग है मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये मैं मुनीब आपको बात बताऊं, मैं हैरान था कि कल आज सुबह मैंने जब इसके बाद सून आफ्टर मैंने ये पब्लिक परसेप्शन की इस लेवल पे ये स्ट्रांग है और मैंने देखा है, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये बंदा जो है वो मुल्क से बाहर रह के ये बंदा ये सारी चीजों को डील कर रहा है। उसकी परसेप्शन ये थी कि ये इनफैक्ट गवर्नमेंट की आर्म ट्विस्टिंग की गई है कि गवर्नमेंट को बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ, बैकडोर चैनल के साथ ये आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की गई है कि ये जजेस जो हैं ये अगर अपॉइंट नहीं होंगे तो फिर अल्टीमेटली यू विल सफर। ये पब्लिक परसेप्शन, मैं सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ, तो ये पब्लिक परसेप्शन है, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल ये तस्वीर है कि ये इनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई है। जब ये इन्होंने कहा है कि ये मेरिट पे हम अगर कोर्ट की पैकिंग इस तरह होती है तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो इसको ना सपोर्ट करे, बल्कि गवर्नमेंट ये समझती है कि इस पे रूल फ्रेमिंग होनी चाहिए, क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए और क्राइटेरिया के नतीजे में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। इस तरह
सीनियर जजेस को इग्नोर करके किसी मेरिट की बुनियाद पे अगर कोई नहीं करता तो उसे इग्नोर करे, लेकिन वो तमाम के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं, मैं समझता हूँ कि मुनीब के, मेरी नजर में मुनीब अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बाकी 10 दोस्त जो है वो कहते हैं जी मुनीब बहुत अच्छा है, तो कौन डिसाइड करेगा कि मुनीब जो है वो अच्छा नहीं है? अच्छा, ये अभी सर जस्टिस फायज ईसा साहब के टिकर्स भी मैं देख रहा हूँ, शायद उनकी फिर भी कोई इतलात जो आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर मरकूज थी और उन्होंने फरमाया कि एब्रप्टली ख़त्म हुआ। जनाब चीफ जस्टिस भी तशरीफ़ ले गए वहाँ से और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन भी तशरीफ़ ले गए एब्रप्टली। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से आ रही है, और आप खुद मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो सीनियर पियोने जज हैं। ये बड़ा सेक्रेड होता है ये अपॉइंटमेंट्स वाला सारा मामला, लेकिन उसकी ये शक्ल निकल रही है, तो ये बड़ा परेशान कौन है? मैं यही बात कर रहा हूं कि प्रेस रिलीज अगर सीनियर प्यूनी जज और उनके साथ बैठे हुए सरदार तारिक मसूद, आप छोड़ दें अटॉर्नी जनरल को, आप छोड़ दें लॉ मिनिस्टर को, आप दोनों जो सीनियर जजेस हैं और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रुकन है, उनकी अगर राय जो है वो देखते हुए और उनके कॉन्ट्राडिक्टरी अदरवाइज उनकी राय के प्रेस रिलीज हो, तो ये बड़ी तकलीफ से बात है कि इस फोरम पे जाके इतनी बड़ी अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हु विल ट्रस्ट द सिस्टम, हु विल ट्रस्ट द कोर्ट्स, हु विल ट्रस्ट दिस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट? आप देखें ये बड़ी तकलीफ से बातें हैं, बहुत तकलीफ दे। अच्छा सर, ये टुवर्ड्स द एंड ये अब पूरी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत ये सारी कह रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाए, पता नहीं वो जा कैसे सकता है क्योंकि शायद प्रेसिडेंट साहब नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ऑलरेडी तशरीह होगी, बट आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट 63 की तशरीह करे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि एक व्यू तो आ चुका है मौजूद जज साहबान का, वो अलग बात है, आपने फरमाया, आपने भी एजुकेट किया लोगों को कि वो 3-2 से आया था, 2 डिसेंटिंग व्यूज थे उसके अंदर। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको मेरा रिव्यू पिटीशन जो है उस पे नंबर लगा हुआ है पास होने के बाद, इसलिए किसी मजीद, और उसमें भी हम यही कहते हैं कि जब 2-3 से ये आया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो उसमें किसी नए रेफरेंस की जरूरत नहीं है। उसी रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट के सामने रख दे तो वो वैसे उसका डिसीजन हो जाएगा। बिकॉज उसका इफेक्ट क्या है ये बाद में आएगा, कम से कम हमें वो तरतीब ला की जो है वो दुरुस्त जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब एहसन बून साहब, हमारे थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मामला गंभीर भी है और परेशान कुन भी है क्योंकि ये ऐसा सेक्रेड मामला है, ख़ासतौर पर आला अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, जहाँ पर इस तरह की अगर कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई और बहुत एहतराम के साथ अगर जज साहिबान के दरमियान, तो ये एक ऐसा मामला है जिसको शायद नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता और लोग भी इस हवाले से सवाल ज़रूर उठाते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।